Now this is your problem. We have three particles A, B and C. They start moving simultaneously with constant velocities, very important part, with constant velocities from three places. The starting places are collinear and B is somewhere in between that of A and C. In absence of C, particles A and B would have collided T1 time after they started, and in absence of B, particles A and C would have collided T2 time after they started. What would have happened if A were not present? तो मैं ये क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर ये वीडियो पॉज करें और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से एक बार पढ़ें और इसके सारे ऑप्शंस देखें. ये ऑप्शंस क्या मीन करते हैं, एक एक हम लोग उसको डिस्कस करेंगे. व्हाट डू दीज ऑप्शंस मीन. ऑलराइट, तो आई एम होपिंग कि आपने इसे पॉज करके अच्छे से देख लिया है. नाउ लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन द सोल्यूशन. तो बेटा हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपके ए बी सी डी ऑप्शंस में, लेट मी मार्क आउट दी ऑप्शंस. आपके ए बी सी डी ऑप्शंस में आपको सिर्फ दो ही तरह की कंडीशंस हैं. दे आर जस्ट टू टाइप्स ऑफ कंडीशंस. पहली कंडीशन है T2 ग्रेटर देन T1. दूसरी भी कंडीशन वही है, T2 ग्रेटर देन T1. तीसरी भी कंडीशन है T2 लेस देन इक्वल्स टू T1 और चौथी कंडीशन है T2 लेस देन इक्वल्स टू T1. तो बेसिकली देयर आर ब्रॉड डिविजन्स और ये एक बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि अगर A सही होगा तो B गलत होगा, या अगर C सही होगा तो D गलत होगा, या वाइस वर्सा. लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चंस में चेक करना बनता है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन. यहाँ पे A है, यहाँ पे C है, यहाँ पे B है. B और A के बीच की डिस्टेंस x मान लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन B एंड A इज इक्वल्स टू x, या x1 मान लेते हैं. चलो, और A और C के बीच की डिस्टेंस x2 मान लेते हैं. डिस्टेंस बिटवीन C एंड A इक्वल्स टू x2. नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम? There is one simple way to solve this problem. Consider A as observer. Consider A as observer. और ऑब्जर्वर की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट. ऑब्जर्वर हमेशा रेस्ट पर रहता है. तो मैं ये कहता हूँ कि A ऑब्जर्वर है, A रेस्ट पर है, और B जो है इस पे V1 स्पीड से आ रहा है A की तरफ, और C जो है वो V2 स्पीड से आ रहा है. अब B और C के कोलिजन की एक ही कंडीशन है. फॉर B and C to collide, V2 must be greater than V1. ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो इसका मतलब कि B और C में कोलिजन होगा, अदरवाइज B और C में कोलिजन नहीं होगा. तो लेट्स कंसिडर ऑप्शन नंबर A, दैट सेज T2 ग्रेटर देन T1. व्हाट डज इट ट्रांसलेट टू? तो अगर आप T2 निकालने की कोशिश करोगे, अगर आप T2 निकालने की कोशिश करोगे तो T2 होगा x2 अपॉन V2 ग्रेटर देन x1 अपॉन V1. और ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि x2, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हमें क्लियरली दिख रहा है कि x2 इज ग्रेटर देन x1. दैट वी कैन क्लियरली सी. x2 इज ग्रेटर देन V1. तो व्हाट कंक्लूजन कैन वी ड्रॉ? Can we make, what conclusions can we make about the comparison of V1 and V2? क्या conclusions बना सकते हैं? What conclusions can we make?
तो बेटा द फैक्ट इज दैट वी कैन नॉट मेक एनी कंक्लूजन्स एंड लेट मी शो दिस टू यू बाय एग्जांपल। x2 मान लेते हैं 50 सेंटीमीटर है और x1 मान लेते हैं 50, थोड़ा ज़्यादा हो गया, 20 सेंटीमीटर है और x1 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और v2 मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड और v1 मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या इस केस में कोलिजन होगा b और c के बीच में? आप चेक करके बताओ। तो कोलिजन की कंडीशन क्या बोली थी? फॉर बी एंड सी टू कोलाइड v2 मस्ट बी ग्रेटर देन v1। ये स्पीड इस स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए तभी तो कोलाइड करेगा बेटा। अब आप देख लो v2 v1 से बड़ा है, कोलिजन होगी और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। दिस कंडीशन इज ऑल्सो सेटिस्फाइड, x2 बाई वी टू इज ग्रेटर देन x1 बाई वी1। देखो चेक करो, x2 बाई वी2 इज 4, x1 बाई वी1 इज 1.67 समथिंग, ओके। बट इफ वी लुक अनदर एग्जाम्पल, जस्ट इसके साइडवेज अगर हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं एंड वी हैव x2 इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, सेम ले लेते हैं, x1 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ये भी सेम ले लेते हैं, बस v2 थोड़ा सा डिफरेंट ले लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड और v1 हम ले लेते हैं 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो पहले था वही ले लेते हैं। अब आप देखो क्या कोलिजन होगा, विल कोलिजन हैपन? विल कोलिजन हैपन? नो, इट विल डेफिनेटली नॉट हैपन, क्योंकि इस बार v2 की स्पीड कम है। This time the speed of v2 is less, and even then this condition is satisfied, x2 by v2 x1 by v1 से बड़ा है। देखो चेक करो, x2 by v2 कितना है 10 है और x1 by v1 कितना है 1.67 है। तो x2 by v2 is bigger than x1 by v1 और इस बार कोलिजन नहीं होगी। तो यही आपका फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है। योर फर्स्ट ऑप्शन सेज दैट, फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए आपका क्या कह रहा था? Particles B or C may or may not collide. Particles B or C may or may not collide. And that is correct. Obviously it's correct. It's absolutely correct. हमें ये नहीं पता कि पार्टिकल्स A और B, सॉरी पार्टिकल्स B और C कोलाइड करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि C की रिलेटिव स्पीड B से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। सो दैट इज टोटली वेरिएबल एंड वी वुड नेवर नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। लेट्स मूव ऑन टू द अदर ऑप्शंस। सो ऑप्शन नंबर B, व्हाट डिड ऑप्शन नंबर B सेड? If T2 is greater than T1, B and C will collide in the interval B and C will collide in the interval T1 T2. B and C will collide in the interval T1 T2, and let's have a look at this scenario here. So this is A, this is B, this is C. T2 is greater than T1, as I discussed. This distance was x1, this total distance was x2. So T1 is obviously x1 by v1, इसकी रिलेटिव स्पीड v1 है, A अभी भी ऑब्जर्वर है ध्यान रखना, और इसकी रिलेटिव स्पीड v2 है। तो T2 की वैल्यू हो जाएगी x2 अपॉन v2। अब ये ऑप्शन बेटा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि T2 ग्रेटर देन T1 है एंड x2 अपॉन v2 ग्रेटर देन x1 अपॉन v1 है, एंड वी कैन से nothing about the comparison between
V1 एंड V2 एग्जैक्टली क्या होगा V1 और V2 का कंपैरिजन हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में हमने पहले ही चेक कर लिया है. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों में एक तरह के टाइम ऑर्डर्स दिए गए हैं. इफ T2 is less than equals to T1, B and C may collide at T less than T2. T2 से पहले कोलाइड कर लेगा. ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इफ T2 is less than equals to T1, B and C may collide in the interval T1 T2. अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूँगा कि ये इंटरवल एक्चुअली में रॉन्ग दिया गया है, बिकॉज T2 छोटा है. तो दिस इंटरवल शुड हैव बीन रिटन एज T2 T1, बट आपको फंसाने के लिए, परेशान करने के लिए ये इंटरवल गलत तरह से बनाया गया है. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. दिस डिस्टेंस इज x1, A और B के बीच का डिस्टेंस. दिस स्पीड इज V1 ऑब्वियसली. This speed is V2 and the distance between A and C is x2. अब क्या कह रहा है कि T2 बड़ा है, T2 छोटा है. T2 क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ. T2 C और A के बीच का हिटिंग टाइम है. T2 वो टाइम है जब C A को हिट करता है, दैट टाइम इज T2. और जो टाइम में B A को हिट करता है, दैट टाइम इज T1. सो इफ T2 इज लेस देन इक्वल्स टू T1, इसका मतलब सीधा सीधा सिर्फ ये होगा कि C ओवरटेक्स B टू हिट A. यहाँ पे लिख देता हूँ, C ओवरटेक्स B टू हिट A. तो कोलिजन की ऑर्डर्स क्या होंगे? कोलिजन 1 जो होगा जब C B को ओवरटेक कर रहा होगा, तो पहला कोलिजन C और B के बीच का होगा. फिर C A को हिट करेगा तो दूसरा कोलिजन C और A के बीच का होगा, और फिर B A को हिट करेगा. तो कोलिजन का ऑर्डर होगा कोलिजन 1 C एंड B. इसको टाइम T पे मान लेते हैं. कोलिजन 2 C एंड A, इसको टाइम T2 मान लेते हैं. कोलिजन 3 B एंड A, इसको टाइम T1 मान लेते हैं. एंड एज यू कैन सी T इज लेस देन T2 लेस देन T1, मतलब कि अपना T2 T1 के इंटरवल से T बाहर है. T is outside the interval of T2 T1. Hence this option is correct and this option is wrong.